हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और क्लास 9th के एग्ज़ाम्स आपने खूब मन लगाकर पढ़ाई करके दिए होंगे। अब आप क्लास 10th में आने वाले हैं और क्लास 10th में आपको जो गणित पढ़ना होगा उसको आज हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर आपको चैप्टर 6 पढ़ा दिया गया है, चैप्टर 13 भी पढ़ा दिया गया है। अगर आपको उनमें से कोई सा चैप्टर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उनका, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास पढ़ने को आता है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? वैसे तो इसके साथ मैंने इसकी डेफिनेशन को भी यहाँ पर कॉपी किया है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण लेकर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। देखिए, आपको इसमें कहा जाता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r b से छोटा होगा और 0 से छोटा या उसके बराबर होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे, चलिए मैं आपको उदाहरण लेकर समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं। एक संख्या a है जिसको आप 5 कह रहे हैं और एक संख्या b है जिसको आप 3 कह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर 5 को 3 से भाग दें, 5 को 3 से भाग दें तो 3 एकम 3, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये कहलाता है क्या? शेषफल कहलाता है, शेषफल। और जिससे हमने भाग दिया है वो क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। जिसको भाग दिया है वो भाज्य कहलाता है। और जो बचा है हमारे पास, इधर जो आया है, इधर यहाँ, उसको हम भागफल कहते हैं। ठीक है। अब आपने कक्षा 6, 7, 8 में एक सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र क्या पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र आपने पढ़ा। ठीक इसी प्रकार है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर a को हमने 5 माना था, तो 5 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? देखिए, 5 को मैं 3 और गुणा 1, ये जो मेरे पास भागफल आ रहा है इधर 1, और प्लस में ये जो शेषफल बच रहा है 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख कर हम HCF ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी आप कह सकते हैं कि किसी संख्या को भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में लिखने की जो प्रक्रिया है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। यहाँ पर r के लिए यानी शेषफल के लिए एक कंडीशन है। यहाँ कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये जो शेषफल है ये 0 के बराबर और इससे बड़ा होता है और b से छोटा होता है। b मतलब जिस संख्या से हम भाग देंगे। जैसे यहाँ हम 3 से भाग दे रहे हैं तो ये 3 से छोटा होना चाहिए। कौन? शेषफल। और आता भी है हमेशा इस 3 से छोटा ही, यानी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या से ये छोटा होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, आगे जो भी कंसेप्ट और आएंगे मैं उनको डिटेल में आपको बताता आगे चलूंगा। फिलहाल हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये है एक्सरसाइज 1.1 और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहां पर संख्या दी गई है। सॉल्यूशन देखते हैं इनका।
तो हमें संख्याएं दी गई हैं फर्स्ट पार्ट के लिए 135 और 225। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग करवाएंगे। एक बार चल जाएगा इसमें ये 135, घटाएंगे इनको, इधर 0 बचेगा और यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 90 आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, अब इस 90 को हम भाजक बना देते हैं, ठीक है, यानी जो भाग करेगा। और ये जो पहले भाजक था उसको हम भाज्य बना देते हैं, यानी जिसको भाग करना है। ध्यान देना क्या किया हमने, जो यहाँ संख्या बची, जो शेषफल बचा, उसको हमने भाजक बना दिया और जो ऊपर भाजक था उसे हमने भाज्य बना दिया। अब हम फिर से यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ फिर एक बार चलेगा, 90 आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45। अब ये 45 शेषफल है यहाँ, लेकिन हम इसको फिर से भाज्य बना रहे हैं, भाजक बना रहे हैं। और भाज्य किसे बनाएंगे? जो पहले भाजक था, यानी 90 को यहाँ रख देंगे और अब भाग करवाएंगे तो 45 दूनी 90, यहाँ बच जाएगा 0। जब 0 बच जाए तो जिस संख्या से हमने भाग दी थी वो संख्या ही होती है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैस है। तो यहाँ 45 है, मैस है, ठीक है। अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है। ऐसे काम नहीं चलने वाला एग्जाम में, जब आपको ये थियोरिटिकल रूप में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, किसको भाग दे रहे थे आप? 225 को भाग दे रहे थे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 225 को हमने भाग दिया। 225 इसलिए साइड में इधर लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में। और किससे भाग दे रहे थे? 135 से, तो 135 को इधर लिखा, गुणा 135 से 225 को भाग देने पर कितनी बार हमने 135 को, अब जो टेबल है 135 का जो पहाड़ा है वो चलाया, एक बार चलाया, तो इस एक को हम यहाँ लिखेंगे। और प्लस में जो शेषफल बचा, क्या शेषफल बचा था? 90 शेषफल बचा था ना, तो 90 को हम प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने भाज्य किसको बनाया? भाज्य बनाया हमने 135 को, तो 135 यहां लिख लेंगे, 135, ठीक है, ये लिखा हमने। इसके बाद हम देखेंगे कि 135 को हमने किससे भाग किया था? 90 से, तो इधर 90 लिखेंगे। और 90 का पहाड़ा कितनी बार 135 में चलाया था? हम देख रहे हैं एक बार चलाया था, तो यहाँ पर एक लिखेंगे। और प्लस में शेषफल कितना बचा था? यहाँ देख लीजिए आप, 45 बचा था, तो यहाँ हम 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें 45 से किसको भाग दिया था हमने? 90 को, तो हमें यहाँ 90 लिखना है, इक्वल्स टू किससे भाग दिया था? 45 से, तो इधर 45 लिखना है, गुना 45 का पहाड़ा कितनी बार चला था? 2 बार, तो 2 लिखना है। और प्लस शेषफल कितना बचा था? 0, तो यहाँ पर 0 लिखना है। जब शेषफल 0 बच जाए तो जिस संख्या से भाग दिया था वो HCF होती है। या फिर अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो संख्या, जो मेन संख्या है जिसके साथ गुणा करने पर इधर 0 बचता है, वो होती है HCF, ठीक है। याद रखने का तरीका वही अच्छा है कि जिस संख्या से भाग देने पर यहाँ 0 बचा था वही होती है HCF। तो यहाँ HCF हो जाएगा 45। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
196 और 38,220 है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट है। 196 और 38,220। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले वही भाग की प्रक्रिया हमें करवानी है। चलिए, सबसे पहले हम 196 से भाग करवाते हैं 38,220 को। 196 को इन पहली 3 डिजिट वाले नंबर 382 में कितनी बार चला सकते हैं? एक बार। तो 196 हो जाएगा। घटाएंगे तो घटाने पर कितना बचेगा? घटाने पर 186 बचेगा। ठीक है, ऊपर से ये 2 नीचे लेकर आएंगे, 2 यहाँ ले आए। अब कितनी बार चलेगा 196 का टेबल? इसमें 9 बार चलाएंगे हम। ठीक है, 196 का पहाड़ा 9 बार चलाएंगे तो 1764 आएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 980 बचेगा। ठीक है, अब 980 को 196 का टेबल, 196 का पहाड़ा इसमें चलाना है। 196 पंजे 980 हो जाएंगे तो 5 बार चल जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जब 0 मिलता है, जिससे भी 0 मिलता है वही होता है HCF। ठीक है, तो यहाँ 38,220 था, इसको हमने लिख दिया। किससे भाग किया? 196 से भाग किया। ठीक है, भाग करने पर कितनी बार 196 का पहाड़ा चलाना पड़ा? 195 बार। और शेषफल क्या बचा दोस्तों? 0 बचा। तो ऐसे में भाग किससे किया था हमने? 196 से भाग किया था। तो इसीलिए जो HCF हो जाएगा, HCF वो हो जाएगा 196। क्लियर है? समझ गए ना? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे है 876 और 255। ये थर्ड पार्ट है। 876 और 255। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करना है हमें। 876 था या क्या था? 867 था। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, 867 था यहाँ पर। आठ सौ सड़सठ। ठीक है, अब भाग विधि लगाएंगे, इसमें भाग प्रक्रिया करवाएंगे। छोटी संख्या 255 है, इससे भाग करवा रहे हैं 867 को। ठीक है, तो 3 बार चला देंगे, 765 आ जाएगा। माइनस करेंगे, शेषफल बचेगा हमारे पास। कितना शेषफल बचेगा? 102। तो शेषफल बच जाएगा 102। ठीक है, अब 102 का हम भाजक बना देंगे, और भाज्य किसे बनाएंगे? 255 को बना देंगे। तो 255 हो जाएगा। 255 था यहाँ पर, 255। 255 हो जाएगा भाज्य। ठीक है, अब कितने टाइम चला सकते हैं इसमें? 102 दूनी 204, तो 204 आ जाएगा। माइनस करेंगे
तो यहाँ 51 बच जाएगा, 51। ठीक है, अब 102 को भाज्य बनाएंगे, 102 को भाज्य बनाएंगे और 51 का टेबल, 51 का पहाड़ा इसमें 2 बार चलेगा, 51 दूनी 102 हो जाएगा और शेषफल आएगा 0। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे। देखिए 867 था हमारे पास, किससे भाग दे रहे थे, 255 से भाग दे रहे थे, 255 से भाग दे रहे थे। कितनी बार 255 का पहाड़ा चलाया था फर्स्ट टाइम, 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे। कितना शेषफल बचा था फर्स्ट टाइम, 102 शेषफल बचा था, तो 102 लिखेंगे। उसके बाद 255 को भाग दिया था हमने, 255 को भाग दिया था, 255 किससे भाग दिया था, 102 से भाग दिया था, 102 आ जाएगा यहाँ पर। कितनी बार भाग दिया था, 2 बार भाग दिया था, तो 2 यहाँ लिख देंगे गुणा में, और प्लस शेषफल कितना बचा था, शेषफल बचा था 51, तो 51 को यहाँ लिख देंगे। अब किसको भाग दे रहे हैं, 102 को भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 55 से, सॉरी 51 से, 51 से। कितनी बार पहाड़ा चला रहे हैं, 2 बार, और शेषफल कितना बच रहा है, आप देख सकते हैं 0 बच रहा है शेषफल। तो यहां हम लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट जो HCF है इसका वो कितना होगा, 55, 51। ठीक है, 51 होगा, यहां पर भी 51 लिखना होगा, यहां पर भी 51 ही लिखेंगे। ठीक है, और HCF भी 51 ही होगा। समझ गए दोस्तों? तो इस तरह से हम करेंगे HCF वाले प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, ये क्योंकि सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो हमें इसमें मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, दो संख्याओं का होना जरूरी है ना, ए और दूसरी संख्या बी लेते हैं। तथा यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर बी को हम कितना ले सकते हैं, बी को हम 6 ले सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान कैसे रखना है, पता कैसे लगेगा कि बी को क्या लेना है। यहां पर आपको जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनमें क्यू के साथ जो भी संख्या होगी, क्यू का गुणांक जो भी संख्या होगी उसे ही आपको बी मानना है। ठीक है, अब इसको यूक्लिड विभाजन से करना है हमें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं तो दो पूर्ण संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार से होंगी कि A=2 होगा PQ+R, और जहां R के लिए कंडीशन क्या होती है कि R
0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो अगर बात करें यहाँ से इस उद्देश्य से, तो r का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? b हमारे पास कितना है? 6 है। तो इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। 5 से आगे इसकी वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि कंडीशन है कि r b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो रिलेशन है यहाँ पर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसमें हम r की वैल्यू क्रम से 0 1 2 3 4 एंड 5 को पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। चलिए, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, हम r इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं। r इक्वल्स टू 0 लेने पर ये जो a है ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू क्यू प्लस 0, यानी 6 क्यों आ जाएगा ये। जब हम r को 1 लेंगे तो ये कितना आएगा? a इक्वल्स टू 6 इंटू 1, सॉरी 6 इंटू क्यू प्लस 1। ठीक है, यानी 6 क्यू प्लस 1 आ जाएगा। जब हम इस r की वैल्यू 2 लेंगे तो ये a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, जब r की वैल्यू 3 लेंगे तो ये a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 3 आ जाएगा। r की वैल्यू 4 लेंगे तो ये a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 4 आ जाएगा। और r की वैल्यू 5 लेने पर a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हमें किस तरह से अपना आंसर लिखना है। हमें कहा क्या गया था, एक बार देख लेते हैं। हमें कहा गया था इस प्रश्न में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ से सीधा सा आप सम और विषम संख्याओं को अलग अलग निकाल लीजिए। तो सम संख्या अगर निकालते हैं तो क्या आप बता सकते हैं इनमें सम संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं, सम संख्याएं इनमें है, देखिए एक तो पहली वाली ये जो संख्या है ये सम संख्या है। ठीक है, और एक ये जो तीसरे वाली संख्या होगी ये भी सम संख्या होगी। क्यों, अभी कारण बताऊंगा, फिलहाल हम अलग कर लेते हैं इनको। ये भी सम संख्या है। और क्यों है अब बताता हूं आपको। देखिए यहां क्यों, कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक चाहे ये सम हो या विषम हो, लेकिन अगर हम इसे सम संख्या से गुणा कर दें तो जो टोटल रिजल्ट आएगा वो सम संख्या ही आएगा। अब हम जानते हैं कि 6 क्यों सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है। अब 6 क्यों में हम 2 को जोड़ रहे हैं, यानी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ रहे हैं, तो ये भी सम संख्या ही आएगा। इसी प्रकार से 6 क्यों सम संख्या है और उसमें 4 सम संख्या जोड़ रहे हैं, इसलिए ये भी सम संख्या ही आएगा। तो सम संख्याएं हो जाएंगी 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 4, ये सम संख्याएं हो गई। तो बची कौन सी? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को लिख लीजिए, और विषम संख्याएं ही आपसे इसमें ज्ञात करने को बोला था। तो विषम संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, जो बच गई हैं उन सभी को लिख लेंगे। विषम संख्याएं हो गई 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, सॉरी 2 नहीं 3, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो अब इस प्रकार के प्रश्न में चाहे आपको सम संख्याएं दे
या फिर आपको विषम संख्याएं दे। आपको दोनों तरीके पता चल गए ज्ञात करने के, आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ठीक है, इसको भी हम यूक्लिड विभाजन से करेंगे और इसमें हमें HCF ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है? HCF। कैसे पता लगेगा? जिस भी क्वेश्चन में आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा, अधिकतम या फिर महत्तम या फिर अधिक से अधिक, उसमें हमें HCF ज्ञात करना है। इसको नोट करके रख लीजिएगा कहीं। और जिस क्वेश्चन में हमें न्यूनतम या फिर कम से कम शब्द लिखा मिलेगा, वहां पर हमें LCM ज्ञात करना होगा। तो यहाँ हमें HCF ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने आपको अभी बताई है, जिससे हम HCF आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो 32 है और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास यहाँ 616 है। तो हम 32 से 616 को भाग करवाते हैं। 61 में चलाएंगे पहले इसका पहाड़ा, तो 32 एकम 32 चल जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। माइनस करने पर 29 को अब हम भाजक बना देते हैं और 32 को अब हम नहीं, अभी एक और संख्या इसमें बची हुई है, तो उसे भी हमें नीचे लाना होगा। अब देखिए ये जो 6 है इसको हम नीचे ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और अब हम इसमें देखेंगे कि 32 कितनी बार चल सकता है 296 में। तो मैक्सिमम 9 टाइम चल सकता है। तो 32 में कितने हो जाएंगे? 288 हो जाएगा यहाँ पर, 288। माइनस करेंगे, माइनस करने पर ये हो जाएगा 8। 16 में से 8 गए 8। ठीक है, 8 को अब हम भाज्य बना देंगे, भाजक बना देंगे और 32 को बना देंगे भाज्य। ठीक है, 4 टाइम चलेगा तो ये 32 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखेंगे, अर्थात A = BQ + R के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास था 616, इसको हमने किससे भाग किया? 32 से भाग किया। कितनी बार पहाड़ा चलाया? 19 बार चलाया। शेषफल कितना बचा? शेषफल 8 बचा था ना, शेषफल बचा 8। फिर हमारे पास 32 था यहाँ पर जिसको हम भाग दे रहे थे। तो 32 जब हमारे पास था, इसको हम भाग दे रहे थे, किससे दे रहे थे? 8 से। कितनी बार पहाड़ा चला रहे थे? 4 बार चला रहे थे। और प्लस शेषफल कितना बच रहा था? 0 बच रहा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ HCF लिख सकते हैं। HCF होगा, कितना होगा इसका HCF? जिससे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे? 8 से भाग दे रहे थे। तो HCF इसका 8 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्तंभों की जो संख्या है, अभीष्ट संख्या या स्तंभों की संख्या, वो 8 हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। समझ गए? देखिए, यहां पर हमें दो पूर्णांक मानने होंगे, ठीक ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में माने थे। माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं, जहां b को हम क्या ले सकते हैं। देखिए, b को मैंने आइडिया आपको दिया था पिछले क्वेश्चन में कि m के साथ जो भी संख्या हो यहाँ पर उसको आप b मान सकते हैं। यहाँ पर b जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के। अब यहाँ पर एक संख्या r होगी, ठीक है, एक संख्या r होगी और r किस तरह से होगी कि वो 0 के बराबर या इससे बड़ी हो सकती है लेकिन b से छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू यहाँ पर 0, 1 और 2 हो सकती है। तो अब अगर हम कोई पूर्णांक लिखें तो वो किस रूप का होगा। अगर पूर्णांक लिख रहे हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का यूज करते हुए, तो वो पूर्णांक जो अभीष्ट पूर्णांक है, जो अभीष्ट पूर्णांक हैं वो किस रूप के हो सकते हैं। वो हो सकते हैं a इक्वल्स टू 3q+0, ठीक है, a इक्वल्स टू 3q+1 और a इक्वल्स टू 3q+2। r की वैल्यू हम बस 2 तक ही रख सकते हैं। तो अब हमें आगे दिखाना है कि इनका जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का ही होता है। तो चलिए कैसे दिखाएंगे, देखते हैं आगे। सबसे पहले जो मेरे पास ये पहले वाला पूर्णांक है, ये वाला, इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, इसका वर्ग करते हैं 3q, 3q का वर्ग कर लेते हैं। इसको ऐसा कीजिए, आप a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए और इसको a3 मान लीजिए। तो यहाँ हम a1 का स्क्वायर कर रहे हैं जो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, या 3q+0 लिख सकते हैं आप इसको, 3q+0 लिख सकते हैं आप इसे, 3q+0 का स्क्वायर, 3q+0 का स्क्वायर हो जाएगा 9q²। 9 को क्या हम 3 इंटू 3q² लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये जो हमारे पास यहाँ 3q² है, इसके स्थान पर हम m लिख देंगे और यहाँ सामने बता देंगे कि जहाँ ये जो 3q² है ना वो m के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा पूर्णांक जिसको हम a2 से निरूपित कर रहे हैं, a2 का स्क्वायर कर देंगे। a2 क्या था हमारे पास, 3q+1 था, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये 9q² हो जाएगा +1 +3 दूनी 6q आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 9q² और 6q को एक साथ लिख लेंगे अड़ोसी पड़ोसी बनाकर और 1 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, इक्वल्स टू यहाँ 3 ले लेंगे कॉमन, तो ये 3q² + 2q हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इस 3q² + 2q के स्थान पर हम रख देंगे m और +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका वर्ग हो जाएगा 3m+1 के रूप का, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। आगे समझते हैं।
आगे हमें दिया हुआ है A3 तीसरा पूर्णांक है हमारा, इसका भी वर्ग करते हैं हम। तो ये 3Q+2 का वर्ग हो जाएगा। 9Q² प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुणा 3Q गुणा 3Q गुणा 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 4 को इधर लिखते हैं 9Q² प्लस, इसके बाद लिखते हैं हम ये 3 2 दूनी 4 तिया 12, 12 क्यों लिख लेते हैं, और प्लस इस 4 को 4 ने लिखकर मैं 3 + 1 लिख रहा हूं। ठीक है, बात तो वही रहेगी ना। तो इसको मैंने 3 + 1 लिख दिया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहां से यहां तक का जो एक पद बन रहा है, ये 3 पदों को जोड़कर एक जो व्यंजक बन रहा है, इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 को कॉमन लेकर यहाँ बचेगा 3Q², यहाँ बचेगा 4Q और यहाँ बचेगा +1, और इधर भी बाहर +1 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस पूरे के स्थान पर हम m रख देंगे, तो ये भी 3m+1 के रूप का हो गया है। और जहां हम सामने लिखकर बता देते हैं कि जहां 3Q² + 4Q+1 जो है वो किसके इक्वल है, वो m के इक्वल है। समझ गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ नीचे पूरा स्टेटमेंट उसी तरह से लिखेंगे कि इस प्रकार किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये था चौथा प्रश्न। ठीक है, अब हम इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है लास्ट इसका। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। यह है पांचवा प्रश्न। कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। समझ गए आप। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हम उसी प्रकार से दो पूर्णांक मानेंगे। एक पूर्णांक हम मानेंगे a और दूसरा मानेंगे b। अब यहाँ b कितने के बराबर होगा, देखिए b जो है वो हम 3 के बराबर ले लेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने आइडिया दिया था कि जो m के साथ होगा उसी को आप b मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको b मानेंगे, 9b मानेंगे, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे फैक्टर आपको यहाँ प्रूव करके दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है और उसका मल्टीपल है कुछ, यानी ये किसी का मल्टीपल है, ये जो संख्या लिखी गई है यहाँ पर, समझिए बात को देखिए। अगर यहाँ 9 लिखा हुआ है तो 9 किसी का अगर मल्टीपल है तो हम उस संख्या को लेकर भी काम चला सकते हैं। जैसे ये जो 9 है ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए हम इस छोटी संख्या 3 को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो r है वो क्या हो जाएगा, r 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 इसके बराबर होगा। ठीक है, r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और b से छोटा होता है। इसका मतलब r की वैल्यू 0 1 और 2 ही होगी। तो अब अगर हम बात करें अपने पहले पूर्णांक की,
तो A1 होगा वो क्या होगा, बी क्यू प्लस आर के इक्वल लिख सकते हैं उसे। बी कितना है, 3 है, तो 3Q प्लस 0 के इक्वल लिख सकते हैं। A2 दूसरा पूर्णांक है, इसको हम 3Q प्लस 2 लिख सकते हैं। और A3 तीसरा पूर्णांक होगा, जिसको हम 3Q प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इनका घन करना है बारी बारी से, देखिए, और उनको दिखाना है कि वो 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का ही होता है। अब जो हमारे पास पहला पूर्णांक है उसका हम घन कर रहे हैं, यानी 3Q प्लस 0 का घन कर रहे हैं। तो ये 9Q, सॉरी हम कर रहे हैं घन, यहाँ पर हमें क्यूब लिखना है। तो ये 9Q क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए दोबारा से, 3 का घन जो होता है वो 27 होता है, और क्यू का घन क्यू क्यूब लिखेंगे। लेकिन क्या इस 27 को मैं 9 इंटू 3 इंटू क्यू क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब ये जो 3Q क्यूब है इसको m मान लेंगे, तो 9m आ जाएगा। यहाँ पर सामने लिख देंगे, जहाँ पर ये जो 3Q क्यूब है ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अब हम दूसरा पूर्णांक लेते हैं। दूसरा पूर्णांक है हमारे पास A2। A2 का घन करेंगे, A2 का घन करेंगे, दैट मीन्स 3Q प्लस 2 का घन करेंगे। ठीक है, क्लास 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। पढ़ा है ना। चलिए, यहाँ 27Q क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा देखिए, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 इंटू 3Q प्लस 2 आ जाएगा। समझ गए। अच्छा, यहाँ ना थोड़ी मिस्टेक हो रही है भाई, इस मिस्टेक को सही करते हैं। यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ 2 आना चाहिए। 3 तो हम ले ही नहीं सकते ना इसको, तो यहाँ 1 लिखेंगे हम और यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ नीचे भी हमें सही करना होगा, इसको नीचे सही करते हैं। यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये भी 1 आ गया, और ये भी 1 आ गया। ठीक है, अब हम इस 1 को इधर राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और बाकी दोनों पदों को जो कि 3 के मल्टीपल हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। 18 इंटू 3Q प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, अब मैं ये जो पद है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, इसमें से 9 कॉमन ले रहा हूँ। 9 कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ 3Q क्यूब बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 तिया 6Q हो जाएंगे, और प्लस 6 2 एकम 2 हो जाएगा। क्या किया मैंने, यहाँ से जब 9 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बच गया 18 के स्थान पर, 2 की गुणा इस 3 के साथ और फिर इस 1 के साथ, और प्लस 1।
अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम Q मान लेंगे, इसको हम M मान लेंगे, तो इसको लिखेंगे 9M + 1, जहां हम लिखकर बता देंगे कि जो M है ना वो किसके इक्वल है, 3Q³ + 6Q + 2। समझ गए। चलिए अब जो तीसरा है हमारे पास उसको देखते हैं। तीसरा पूर्णांक है A3। इसका घन करेंगे और A3 कितना है हमारे पास, 3Q + 2, इसका घन करेंगे। उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे, A³ + B³ + 3AB और इंटू A + B। यहाँ 27Q³ हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 दूनी 18 और 18 तिया 54 आ जाएगा, 54Q और 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36। अब इनमें से जो जो भी 9 के मल्टीपल हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। 27Q³, इसमें भी 9 का पहाड़ा चल सकता है, 54 भी 9 के पहाड़े में आता है और 36 भी 9 के पहाड़े में आता है। सबको एक साथ लिखा, और जो 9 के पहाड़े में या नहीं आता वो क्या है, 8 है, उसको अलग लिख लेंगे। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 9 को। 9 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3Q³। ठीक है, 9 छकी 54 होते हैं इसलिए 6Q बच जाएगा, 9 चौक 36 होते हैं इसलिए 4 बच जाएगा और + 8 आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में बच रही है हमारे पास क्वांटिटी, इसको हम M मान लेंगे, M + 8 लिख देंगे, 9M + 8 हो जाएगा। लिख देंगे जहां पर जो M है वो 3Q³ + 6Q + 4 के इक्वल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सभी जो इस प्रकार से सभी इस प्रकार सभी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M + 1 व 9M + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से लगातार आपको क्लास 10th की वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। आपके जो भी सवाल हैं, सुझाव हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्लास 10th के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और साथ ही उसकी प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक एंड स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। आप वहां से इजीली नेक्स्ट क्लास को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।